चलिए आज मैं आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, कुछ बताता हूँ। ठीक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स की एक हेड है जिसे किसी पर्सन की इनकम होती है या इनकम इंक्रीज होती है या इनकम को बनाया जाता है। ठीक, इनकम कई टाइप हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी से भी होती है। जैसे कि आपके पास मकान है, मकान आपने रेंट पे दे दिया, तो उस रेंट से जो इनकम होगी वो आपकी इनकम होगी। तो इनकम किससे हुई? मकान से हुई। तो किस हेड में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि मकान जो इनकम हो रही है, उस मकान के रेंट से जो इनकम हो रही है उस इनकम पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। टैक्स की क्या क्राइटेरिया होगी, क्या छूट होगी, क्या एग्जम्पशन होगा, किस सेक्शन में हमको छूट मिलेगी। ठीक, तो उन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकम की बात करें तो जो इनकम हमारी है वो 3 स्टेप में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, पहला जो स्टेप दिया गया हमारा है, कह रहे हैं कंपेयर फायर रेंट विद द म्युनिसिपल वैल्यू। हम कंपेयर करेंगे जो फायर रेंट वहाँ का रेंट है और म्युनिसिपल वैल्यू जो वहाँ की म्युनिसिपल वैल्यू है। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब नगर पालिका मूल्य। ठीक ना, विच हायर। ठीक है, विच हायर। दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है कि कंपेयर सेटअप ए वैल्यू विद द स्टैंडर्ड रेंट। दूसरे रेंट में हम क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे वहाँ के स्टैंडर्ड रेंट से, एक्चुअल में उसका वहाँ का उचित किराया क्या है, वहाँ पर उचित किराया क्या है। पहला इससे पूरा क्या क्या कह रहा है कि उचित किराया या नगर पालिका मूल्य जो भी दोनों में अधिक हो। तो कंडीशन हमारी है कि कंपेयर फायर रेंट विच म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक, विच हेयर इज हायर, दोनों में जो अधिक होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? कंपेयर स्टेप 1 वैल्यू विद द स्टैंडर्ड रेट। मतलब कि पहले चरण का परिणाम या प्रमाणित मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट, या तो पहला जो आया वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे या तो हम स्टैंडर्ड रेंट को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी दोनों में कम हो। ठीक है, संभावित किराया जो दोनों में कम हो। थर्ड स्टेप हमारा क्या कह रहा है? थर्ड स्टेप हमारा ये कह रहा है कि जितने भी संभावित किराया है वो वास्तविक किराया हो। कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट द डिटरमाइंड अबव द एक्चुअल रेंट। संभावित किराया या वास्तविक किराया। ठीक, ये हो सकता है। अब दोनों को हमने डिवाइड किया, एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन संभावित एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन और ग्रेटर देन, मतलब कम या अधिक। तो एक्चुअल रेंट में क्या आएगा? एक्चुअल रेंट इज ए वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू। ठीक, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा कह रहा है कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड में क्या आएगा? एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसीज। मतलब कि दोनों शर्तों के आधार यदि नियम 4 की शर्तें पूरी हो तथा वास्तविक किराए में से न वसूल किया गया हो तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगा वो वास्तविक किराए का संभावित मूल्य ही रखा जाएगा। वास्तविक किराए का संभावित मूल्य ही रखा जाएगा। ठीक ना, ये कंडीशन इसमें दी गई है। अब हम बात समझ लें कि नगर पालिका मूल्य क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? कह रहा है कि यदि मकान पर नगर पालिका द्वारा कोई भी कर लगाया जाता है तो मालिक द्वारा वहन की गई रकम उस मकान के सकल मूल्य में से घटाकर बची हुई राशि उसका वार्षिक मूल्य होगी। कह रहा है कि अगर किसी भी म्युनिसिपल पार्टी द्वारा म्युनिसिपल टैक्स लगाया गया है तो उस वैल्यू को माइनस करने के बाद जो मूल्य बचेगा वो क्या होगा? वार्षिक मूल्य होगा, वार्षिक वैल्यू होगी। ठीक ना, ये इसके कंडीशन कह रहा है। अब स्पष्टीकरण ये है कि क्या क्या हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 है, कह रहा है कि यह कटौती निम्न शर्तों पर
होने पर ही तो ये डिडक्शन आपका है जो है वो कंडीशन अप्लाई करेगा तभी भी आपको वो मिलेगा। पहली कंडीशन क्या रहेगी कि किराएदारी वास्तविक हो, रेंट जो आपका हो वो होना चाहिए, एक्चुअल में रेंट आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 क्या कह रहा है, उस किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो, अगर वो किराएदार मकान खाली कर दिया हो अथवा मकान खाली करने के उसे बाध्य करने की कार्रवाइयाँ की जा चुकी हो, तो इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या कर रही है, वह किराएदार तो किसी अन्य मकान पर कब्जा न किया हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको हमें मिलेगा। अच्छा, बात कर लें कि एक्सपेक्टेड रेंट किसे कहते हैं, संभावित किराया क्या होता है। तो संभावित किराया के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो ऐसा मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और निम्न से जो राशि अधिक होगी वही संभावित किराया माना जाएगा। मतलब कि वह मकान जो नगर पालिका में नहीं आता है, नगर पालिका एक्ट में नहीं आता है, म्यूनसिपल टैक्स एक्ट में नहीं आता है, बाहर है, सिटी से बाहर रहता है, तो वहाँ कोई भी किराया हम ले सकते हैं, कोई भी मूल्य हम वसूल कर सकते हैं। ठीक, अब वहाँ फर्स्ट वैल्यू आएगी नगर पालिका मूल्य, तो वह मकान संपत्ति पर कर लगाने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो म्यूनसिपल कर होता है वो वहाँ के नगर पालिका द्वारा लगाया जाता है और निर्धारित किया जाता है। और उचित किराया क्या होता है, इसमें तात्पर्य उस राज्य से है जो उसी स्थान में उसी प्रकार के मकान से अन्य मकान मालिक द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, उचित किराया जो मिल रहा है, जो हमको मिल रहा है वो क्या होगा, उचित किराया, एक्चुअल वैल्यू हो गया, एक्चुअल मूल्य हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई एक दूसरे से कंपेयर करते हैं वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल में चीज़ें यही हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेशन किया जाता है, जैसे ये दिया है डिडक्शन फ्रॉम नेट वैल्यू ऑफ सेक्शन 24, तो डिडक्शन क्या अलाउ है, पहला कह रहा है कि लेट आउट डिमांड द आउट ऑफ प्रॉपर्टी, वो किराए पर उठी होनी चाहिए। अगर किराए पर उठी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 30% नेट एनुअल, 30% आपको मिलेगा नेट एनुअल। ठीक ना। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 फुल्ली अलाउ, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर वो क्या हुआ, पूरी तरीके से फुल्ली अलाउ हुआ डिडक्शन के अंतर्गत। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब कि वह मकान जो आप स्वतः रह रहे हो, स्वतः यूज़ कर रहे हो, उस कंडीशन में जो बात आएगी उसकी बात करेंगे हम लोग। तो उसकी बात ये है, फर्स्ट कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल सेक्शन अंडर सेक्शन 24B क्या है, वेयर ए लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने मकान पे लोन लिया है रिन्यूअल कराने के लिए या उसे रिपेयर कराने के लिए, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम आपको छूट जो मिलेगी वो 30,000 रुपये तक मिलेगी। दूसरी कंडीशन, वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन आर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्या कह रहा है, दो कंडीशन इसमें है। पहला, इफ़ लोन इज़ टेकन बिफोर 1/4/99, मतलब कि लोन जो आपने लिया है 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया हुआ हो, उस कंडीशन में मैक्सिमम आपको 30,000 रुपये मिलेगा। जैसे करें आफ्टर, ये पहले बाद में लिया हो, आफ्टर या पहले लिया हो, इस कंडीशन में आपको छूट क्या मिलेगी, आपको छूट एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड द फाइनेंशियल ईयर, 5 साल के पहले जितने भी आपके लेंडर थे वो उस हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी, मैक्सिमम 30,000 और मैक्सिमम 2,000। अगर इसमें है, अगर नो है, 5 ईयर की आपकी प्रॉपर्टी है, नहीं है तो आपको 30,000 रुपये है मिलेगा, और है तो आपको 2 लाख रुपए तक छूट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ इनवर्साइड रेंट एंड इरेयर्स ऑफ रेंट रिसीव सेक्शन 25A। अगर टैक्स लायबिलिटी आपकी रिकवर की जाती है, आपने टैक्स लायबिलिटी नहीं, टैक्स पे नहीं कराया और टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिकवरी में आपका नाम आ गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, उस कंडीशन में 2 कंडीशन है, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट रेजुलेशन, और नंबर 2 डिडक्शन ऑफ 30% रेंट रिसीप्ट।
डिडक्शन आपको कितने मिलेंगे, जितना आपने रेंट रिसीव किया है उसका 30% आपको डिडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और नंबर 3, टैक्सेबल इवन ऑफ एक्सेस इन नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द रिसीप्ट। उस फाइनेंशियल ईयर में उस एसेस को द्वारा उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन दी गई है। ठीक, इस कंडीशन के हिसाब से हम अपने आप को एक्यूरेट इसमें ज्वाइन करेंगे। क्लियर, ये बात यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे के चैप्टर को हम